हैप्पी लोहड़ी सर। हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। आज 13 जनवरी और इसको जनरली हैप्पी लोहड़ी रहती है। तो बहुत अच्छा, फिर थोड़ा सा काम तो करना होता है, तो मैंने सोचा कि क्लास में आपको थोड़ा एंगेज करें। तो ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो गई है, फिर चांस मिलेगा तब ट्रिग्नोमेट्री और भी करेंगे। उसमें थोड़ा ना ग्राफ्स और होते हैं, वो कभी टाइम मिलेगा तो ग्राफ्स भी कर देंगे। आज तो मैंने सोचा कि चैप्टर को शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और ये चैप्टर हमारे कोर्स में है और ये +2 के कोर्स में भी जाएगा, इसलिए इस चैप्टर की नॉलेज देना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा इस चैप्टर को पहले फिनिश करते हैं, फिर ही कोई बात करेंगे। तो इस वजह से हमने न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी थ्योरी आज डिसाइड किया, और आज आपको इसकी फाउंडेशन देते हैं। 10th में थोड़ी थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आपने की भी है, लेकिन वो बहुत कम थी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, लेकिन वो कम बहुत थी। अब थोड़ा सा एडवांस वर्सन, और उसके आगे जैसे +2 में और हायर, डिग्री क्लासेस में और हायर, इस तरह से ही चलता चला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी स्टार्ट करता हूं। तो थोड़ा सा वेट करें। आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर जा रही है कोलमोगोरोव की। कोलमोगोरोव ने प्रोबेबिलिटी थ्योरी की एक न्यू अप्रोच इन्वेंट की 1933 में। ये जैसा कि नाम से शायद पता लग रहा होगा आपको, ये रशियन मैथमेटिशियन थे, रसिया के रहने वाले रशियन मैथमेटिशियन। और इन्होंने मॉडर्न अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी को इन्वेंट किया, जिसे एक्जियोमेट्रिक अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इनकी अप्रोच को एक्जियोमेट्रिक अप्रोच कहते हैं। कुछ एक्जियम्स बनाए और प्रोबेबिलिटी थ्योरी की हम बोलेंगे उसको सेट थ्योरिक अप्रोच, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच या सेट थ्योरिक अप्रोच भी कह सकते हैं। सेट थ्योरी की अप्रोच है वो, मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर इन्होंने सेट थ्योरी ला दी। तो कुछ इनकी अप्रोच की, कुछ क्लासिकल अप्रोच, मिक्स्ड अप्रोच हम लोग लर्न करेंगे। चैप्टर का नाम हमने बताया प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जिसे मैथमेटिक्स ऑफ चांस भी कहते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ चांस, चांस मैथमेटिक्स है ये। ओके, इस स्क्रीन पर आप देख रहे हो बीचों बीच में ये डाई होता है। सिंगल हो ना तो डाई, और टू हो, टू या मोर हो, प्लूरल, तो प्लूरल को डाइस कहते हैं। सिंगुलर को डाई कहते हैं और प्लूरल को डाइस बोला जाता है। और इस डाई के अंदर 6 फेस होते हैं। कुछ फेस आपको दिख रहे हैं, देखो ये 4 नंबर 4 पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 नंबर वाला फेस है ये। कुछ ये ऊपर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला फेस है ये। एक इधर भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 वाला फेस है, 4 5 6, और 1 2 3 हिडन है इसमें। ओके, तो इसके 6 फेसेज पर, एक पे नंबर 1, एक पे नंबर 2, एक पे नंबर 3, एक पे नंबर 4, एक पे नंबर 5, और लास्ट वाले पर नंबर 6 मार्क रहता है। ये डाई हम लोग थ्रो करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर पता लगाते हैं। और इस वजह से हमने डाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब प्लेइंग कार्ड्स का सिस्टम, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो मैंने सोचा एक बार आपको प्लेइंग कार्ड का सिस्टम बता देते हैं। कई बच्चे जानते होते हैं, कोई नहीं भी जानता होता है। तो प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं 52, जिसमें 13 हार्ट्स होते हैं। 13 हार्ट्स जो ये दिख रहे हैं, ये देखो हार्ट बने हुए, तो इनको हार्ट कार्ड कहते हैं। ये वाला ए फॉर एस, के फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन, जे फॉर जैक। तो एस, किंग, क्वीन, जैक, और उसके बाद 2 से लेकर के 10 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 से लेकर 10 तक के और भी ये नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। 2 से लेकर 10 तक। जो एस है उसको नंबर 1 का कार्ड मानते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक हो गए। फिर 11th आपका ये होता है जैक बोलते हैं इसको, 12th क्वीन, और 13 किंग। इस तरह से टोटल 13 हार्ट कार्ड हुआ करते हैं। 13 हार्ट्स में इनको फेस कार्ड्स कहते हैं। जैक, क्वीन और किंग में ना फेस दिख रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। ये डायमंड्स हैं ब्रिक फॉर्म में, ये भी 13 होते हैं। एस, किंग, क्वीन, जैक, और 2 से लेकर के 10 तक के ये कार्ड आपके सामने। हार्ट में और डायमंड में शेप में थोड़ा फर्क है। देखो ये डायमंड है जिसमें 4 कॉर्नर्स हैं, और हार्ट में हार्ट की शेप होती है, दोनों रेड होते हैं। हार्ट भी रेड, डायमंड भी रेड, और ये टोटल 26 रेड कार्ड हो गए। इसी तरह से 26 ब्लैक कार्ड भी होते हैं। ये देखिए स्पेड्स आपको इसमें दिख रहे हैं, इनको स्पेड्स कहते हैं। बोलेंगे ब्लैक हार्ट टाइप का, ब्लैक हार्ट लेकिन ब्लैक, उसे स्पेड कार्ड कहते हैं। तो किंग, क्वीन, जैक, एस, 4 ये हो गए, और 2 से लेकर के 10 तक 9 कार्ड ये हो गए। तो 9, 4, 13 जो ये जिनमें फेस बने हुए हैं, किंग, क्वीन, जैक, इनको फेस कार्ड्स कहते हैं। अब आगे क्लब्स, ये लीव टाइप बनी होती है, 3 लीव्ड रोज टाइप बना होता है, तो उसको बोलते हैं क्लब है ये। इसमें भी 1 एस, किंग, क्वीन, जैक, और 2 से लेकर के 10 तक के 13 कार्ड्स होते हैं। तो सभी में 13 कार्ड्स, और टोटल की बात करें तो 26 ब्लैक हो गए आपके अभी अभी क्लब्स, और स्पेड्स ये कैसे होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। डायमंड और हार्ट्स ये रेड कार्ड्स होते हैं। तो 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। सर एस भी फेस कार्ड होता है? फेस कार्ड बेटे नहीं, 12 होते हैं ना, किंग, क्वीन, जैक। नहीं, एस को फेस कार्ड में फेस नहीं बनाना, तो उसमें वो फेस कार्ड में काउंट नहीं करते एस को। ओके सर। हाँ, फेस कार्ड यही है, किंग, क्वीन और जैक। जो ना फेस दिखते होते हैं, जैक में जैक का फेस दिखता होता है, ठीक है ना, उसको जैक जैसे सर्वर, सर्विसमैन या गुलाम भी कहते हैं इसको। क्वीन तो पता ही है क्या होती है, किंग पता ही है, जैक वही है, वो सर्विस करने वाला जैक। ओके, तो इस तरह 26 ब्लैक, 26 रेड, टोटल 12 फेस कार्ड्स हो गए। 3, 4 या 12, 6 रेड फेस कार्ड और 6 होते हैं ब्लैक फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड्स आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें हमने कलेक्शन कर दी। किंग, क्वीन, जैक, 3 रेड और 3 मोर डायमंड वाले रेड, और 6 ब्लैक कार्ड्स, ये 3 स्पेड्स के, और
3 रह गए क्लब्स के। तो इस तरह से टोटल 12 कार्ड्स आप देख सकते हैं, 6 रेड और 6 ब्लैक, दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। और अब आपको कुछ मैथमेटिकल फाउंडेशन देते हैं। ये मैंने हेडिंग्स लिख रखे हैं, इन्हीं हेडिंग्स के ऊपर मुझे कुछ बोलना है, समझाना है, बताना है अभी फिलहाल। फिर आगे चलते हुए क्वेश्चन वगैरह आने लग जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए कुछ टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है। तो ये टर्म्स क्या है वो आपको हम बता देते हैं। ओके, एक एक करके उनको एक्सप्लेन करते हैं, जो मैंने यहां लिख लिया है एक पेपर के ऊपर। ये हेडिंग आपको डिस्कस करके देंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है उसमें ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसे ट्रायल कहते हैं ना, उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये दोनों एक बात है और इवेंट दूसरी बात है। ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे आप कॉइन को टॉस करें, कॉइन इज टॉस्ड, ये क्या हुआ? ट्रायल हुआ। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, कॉइन टॉस कर देना ट्रायल। क्यूब को उठाया, डाई क्या होता है? क्यूब होता है, तो उसे थ्रो कर देना, ये क्या हो गया? ट्रायल हो गया। प्लस 1 की एग्जाम में आप बैठेंगे तो वो क्या करोगे? ट्रायल करोगे। अपीयर इन +1 एग्जामिनेशन, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। +1 की एग्जाम में बैठना एक ट्रायल है। ड्रा ए कार्ड फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स, वो आपने देखे 52 कार्ड्स। ड्रा ए कार्ड या ड्रा सो मेनी कार्ड्स फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। रनिंग ए रेस, रेस हो रही है, उसमें आपने भी रन किया, पार्टिसिपेट किया, तो रनिंग ए रेस वो क्या है? ट्रायल है। तो इवेंट फिर क्या है? दूसरा वर्ड होता है इवेंट। देखना, नंबर 1, कॉइन इज टॉस्ड। तो टॉस ए कॉइन, ये इन्वर्टेड कॉमा मैंने बंद कर दिया, इज ए ट्रायल। ये क्या हुआ? ट्रायल हुआ। कॉइन को थ्रो कर दिया तो ट्रायल हो गया, लेकिन उस ट्रायल का रिजल्ट वो इवेंट है। रिजल्ट को इवेंट कहते हैं। एनी पॉसिबल आउटकम ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट यहां पे लिख देता हूं मैं, आउटकम ऑफ ए ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट। कि टॉस ए कॉइन तो ट्रायल हुआ, गेटिंग हेड इज इवेंट। कॉइन को टॉस किया, हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो गेटिंग हेड, हेड आ जाना वो क्या है? इवेंट है। टेल आने जाना क्या है? इवेंट है। जैसे अपीयर इन +1 एग्जामिनेशन, ये क्या है? ट्रायल। लेकिन गेटिंग पास्ड इज इवेंट, गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इज इवेंट, गेटिंग फेल्ड इज इवेंट। इसका कोई भी जो आउटकम है उसे इवेंट कहते हैं। तो क्योंकि पास होना अच्छी बात होती है तो मैं यहां पर गेटिंग पास्ड फिलहाल लिख देता हूं, लेकिन गेटिंग फेल्ड, गेटिंग कंपार्टमेंट, वो सभी क्या है? इवेंट्स हैं। तो इस तरह से आपको शायद ट्रायल और इवेंट में फर्क पता लगा होगा। अपीयर इन +1 एग्जामिनेशन, ये क्या है? इज ए ट्रायल। अपीयरिंग इज ए ट्रायल, गेटिंग पास्ड इज इवेंट। जैसे रनिंग ए रेस इज ए ट्रायल,
but getting medal is event. कोई मेडल मिला, गोल्ड सिल्वर कुछ मिला, गोल्ड मेडल इज एन इवेंट। तो ट्रायल से इवेंट प्रोड्यूस होती है। पहले ट्राई करोगे, ट्राई करेंगे से रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को इवेंट कहते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट हेडिंग बताते हैं। इसके बाद एक सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस होता क्या है? ये है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, पॉसिबल आउटकम्स, पास फेल कंपार्टमेंट, उन सबका सेट बना दिया जाए तो इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट बना दिया जाए, और सेट थ्योरी का ये यूनिवर्सल सेट होता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस। सेट थ्योरी में जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, वो यहां का सैंपल स्पेस होता है। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो ये रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। एस फॉर सैंपल स्पेस या यू फॉर यूनिवर्सल सेट, दोनों एक ही बात है यहां के लिए। सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस कोई सेट होगा, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं सैंपल पॉइंट्स कहते हैं उनको। तो जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया एक बार, एक कॉइन इज टॉस्ड वंस भी लिख देता हूं, तो इसका जो सैंपल स्पेस एस से डिनोट करते हैं, हेड कॉमा टेल। इस सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं कॉइन के टॉस में। अब सपोज करो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स को टॉस कर दिया, या इसी को ऐसे भी कह सकते हो कि 1 कॉइन इज टॉस ट्वाइस। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, या 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ये दोनों एक ही बातें हैं। और इस केस में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो होंगे लाइक हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स। एक बात अब और भी ऑब्जर्व करना, 1 कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो ये 2 की पावर 1 आउटकम थे, क्योंकि एक कॉइन में ना 2 फेस होते हैं, तो इसलिए एक बार थ्रो किया तो 2 की पावर 1 आउटकम्स निकले थे यहां पर। जब एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया तो 2 की पावर 2 निकले हुए हैं, ध्यान देना आप, 2 की पावर 2 आउटकम्स, 2 स्क्वायर आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स हैं यहां पर। अब देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स को एक बार टॉस करें, या 1 कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो इसका सैंपल स्पेस देखो बना के देता हूं। 3 कॉइन आपने टॉस कर दिए, तीनों के ऊपर हेड आ भी सकता है, all 3 may be head, या फिर 2 head and 1 tail may be there। ये जो टेल है, टेल कैन बी हियर और हियर सराउंडेड बाई हेड्स।
उसके बाद वन हेड एंड टू टेल्स, दैट हेड कैन बी हियर और हियर सराउंडेड बाई टेल्स। उसके बाद ऑल द थ्री टेल्स, ये देखिए, तो जो थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड देयर विल बी टू क्यूब, 8 आउटकम्स। फर्स्ट वाले में क्या था, 2 की पावर 1 आउटकम्स, दूसरे वाले में 2 स्क्वायर, यहां देखो 2 क्यूब, क्योंकि कॉइन के ऊपर 2 फेस होते हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। और 3 कॉइन टॉस किए तो इनको बोलेंगे 2 क्यूब आउटकम्स। और ये जो सैंपल स्पेस मैं लिख रहा हूं सभी बच्चों को याद होते हैं, आप भी याद करिए और इन्हें यूज करिए। अब एक और लिखूंगा इसके साथ का, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, क्योंकि 4 कॉइन्स के टॉस तक सैंपल स्पेस आपको याद करना होता है। 4 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, या इसी को कहिए 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। और इस तरह से इसमें आउटकम्स होंगे 2 टू द पावर 4 आउटकम्स। एक में 1 कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स बोलूंगा, गलती हो गई, 4 टाइम्स। 4 कॉइन्स को एक बार टॉस कर दो या 1 कॉइन को 4 टाइम्स टॉस कर दें, तो इसमें सैंपल स्पेस में 2 टू द पावर 4 16 आउटकम्स प्रोबेबल है। लाइक दिस, हेड 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 हेड, ऐसे ये 1 आउटकम हुआ उसका। अब होगा 3 हेड एंड 1 टेल, दैट टेल कैन बी हियर हियर और हियर सराउंडेड बाई हेड्स। अब यहां पर होंगे 2 हेड और 2 टेल वाले, ये टोटल 6 होते हैं, 2 हेड 2 टेल वाले। क्योंकि ये तो आसान है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। 3 विल बिगिन विद हेड एंड रिमेनिंग 3 विल बिगिन विद टेल। टोटल ये 6 अभी आपके सामने आ जाएंगे, अभी आते हैं। देखो हेड फिक्स हो गया, एच टी टी, इसे आप परम्यूट कर दो, अरेंज कर दो। क्या, H can be here or this can be here surrounded by T's। अब एक टेल फिक्स हो गई तो रह गया एच एच टी। एच एच टी का जो टी है, दैट कैन बी हियर और हियर सराउंडेड बाई 2 हेड्स। जैसे मैंने लिखे उसी तरह आप भी लिखना सीख लो। ओके, तो 4 हेड, 3 हेड, 2 हेड। अब आ गया नंबर 1 हेड का, 1 हेड 3 टेल्स, दैट हेड कैन बी हियर हियर और हियर सराउंडेड बाई टेल्स। ये देखिए 4 बन गए। अब 4 हेड, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, अब आएगा नील हेड, ऑल 4 टेल्स। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। ये 2 टू द पावर 4 16 आउटकम्स हैं। 1 4 5 6 11 4 15 1 16। So 2 to the power 4 outcomes make up your sample space. These elements are called sample points. तो 16 outcomes are there in this sample space. तो अगर आपको n coins toss करने पड़ जाए, if n coins are tossed, then there will be how many outcomes? बताओगे? 2 to the power n. n outcomes. Yes, इस वहां परम्यूटेशन कम्बिनेशन भी आपके सामने ये बात आई थी। There will be 2 to the power n outcomes in case n coins are tossed. Okay. So
सैंपल स्पेस टाइम बीइंग के लिए उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब जो इवेंट्स हैं वो तो बहुत तरीके के होते हैं, कुछ टाइप अभी बताता हूं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स आपको बतानी है। क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का क्लासिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स कुछ ऐसी होती हैं। इवेंट्स वैसे तो बहुत टाइप की होती हैं, जो कि आपको टाइम टू टाइम मैं बताता रहूंगा। इसमें जो मेन 2 टाइप्स हैं, एक टाइप होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इन्हें शॉर्टकट में एमी इवेंट्स कहते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है, ये हमेशा आपके काम आएगा जो मैं यहां पर सिखा रहा हूं इवेंट्स का। ये मेजर क्लासिफिकेशन है। फिर थोड़े टाइप ऑफ इवेंट्स और होते हैं, वो बताएंगे। ये तो मेन क्लासिफिकेशन है, एमी, और दूसरा होता है नॉन एमी, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन एमी। एमी और उधर नॉन एमी, 2 तरह के मेनली होते हैं इवेंट्स। एमी इवेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे को लाइक नहीं करते। एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एक दूसरे को लाइक नहीं करते। अगर एक इवेंट हैपन होगी तो रिमेनिंग इवेंट्स उस क्वेश्चन की हैपन ही नहीं होगी। इफ वन हैपन्स, अगर एक इवेंट हैपन हुई, देन अदर्स डू नॉट हैपन। ये इवेंट्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एक इवेंट अगर हैपन, दूसरी इवेंट फिर हैपन होगी ही नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि 4 रनर्स, मैं थोड़ा कम कर देता हूं, 3 रख लेता हूं। 3 रनर्स आर रनिंग ए रेस। 3 रनर्स आर रनिंग ए रेस। अब 3 पर्सन्स हैं। अगर वहां पर इवेंट हम दे दें, इवेंट है गेटिंग फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज मिल जाना इवेंट है। तो ये इवेंट यहां 1 इवेंट नहीं है, ये 3 इवेंट्स हो गई। क्यों? ए गेट्स फर्स्ट प्राइज, 3 रनर्स हैं, तो ए गेट्स फर्स्ट प्राइज, बी गेट्स फर्स्ट प्राइज, सी गेट्स फर्स्ट प्राइज। ये इवेंट हो गई 3, इनमें हैपन होगी कोई एक। ऑल 3 कैन नॉट हैपन टुगेदर। फर्स्ट प्राइज इज फर्स्ट, 1 प्राइज वी हैव, दिस विल बी गिवन टू ओनली 1 कैंडिडेट। अगर ए को वो प्राइज मिल गया तो बी और सी को सरप्राइज मिलेगा। यही सरप्राइज मिलेगा कि ए गॉट प्राइज। तो 1 पर्सन विल गेट प्राइज्ड, अदर विल बी सिंपली सरप्राइज, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये क्या है? यही है एमी इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर सी को प्राइज मिल गया तो ए बी को वो प्राइज मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, ये एमी इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट होती हैं जिनमें अगर कोई एक हैपन हुई तो दूसरी इवेंट हैपन होती ही नहीं। और ऐसे केस में आपको एडिशन थ्योरम लगानी पड़ती है। एडिशन थ्योरम होती है जिसका प्रूफ
डिग्री क्लासेज में सिखाया जाता है। आपको प्रूफ लर्न नहीं करना है, आपको फार्मूला याद करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसमें एंड वर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ए एंड बी कैन नॉट हैपन टुगेदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या तो ए हैपन होगी या बी हैपन होगी, दोनों हैपन हो ही नहीं सकते। तो इसी को प्रोबेबिलिटी, जो और वर्ड है उसको यूनियन भी, सॉरी ए यूनियन बी, और वर्ड को यूनियन भी कहते हैं। याद रखना, सारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो और है वही यूनियन है, क्योंकि आपको डबल अप्रोच लर्न करनी है, सेट थ्योरिक अप्रोच और ये अपनी क्लासिकल ओल्ड अप्रोच। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एडिशन थ्योरम लगती है एमी इवेंट्स में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी की अगर बात की जाए तो होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी अभी आप जान जाओगे। प्रोबेबिलिटी की दो डेफिनेशन है, अभी बताऊंगा, पर थोड़ा आपने एडिशन थ्योरम मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी वर्ड थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है, बाकी अभी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ बताएंगे। तो ये एडिशन थ्योरम एमी इवेंट्स हो तो अप्लाई हो जाती है। एमी इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी हमेशा जीरो होता है। ए एंड बी एंड सी ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि दीज इवेंट्स नेवर हैपन टुगेदर। कोई डाउट है बेटे, डिस्कस करो, पूछो। तो हमने आपको एमी नॉन एमी में एमी पार्ट सिखाया, अब आपको नॉन एमी पार्ट सिखाता हूं। जो इवेंट्स एमी नहीं होते वो नॉन एमी होते हैं, वर्ड से ही पता लगता है। अब नॉन एमी में कौन सा फार्मूला लगता है, क्या होता है, वो आपको बताता हूं अगले पेज पर। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। नॉन एमी, जो एमी नहीं होते तो इनमें ना ये वाला फार्मूला लगता है। और वर्ड के लिए ए यूनियन बी, और वर्ड का फार्मूला तो ये है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपने सेट थ्योरी में लर्न भी किया हुआ है। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था ये वहां, ये मेन फार्मूला इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से फेमस है ये फार्मूला। और इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी को जीरो कर दें तो नॉन एमी इवेंट्स कैसे हो जाएंगे, एमी, और एमी वाला फार्मूला रिकवर हो जाएगा। ये जनरल फार्मूला है नॉन एमी का। इसी में पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो कर दिया जाए तो एमी वाला फार्मूला रिकवर हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। याद करो, माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B. Can you complete the remaining things? Anyone can complete this? B B and C. intersection C plus आगे। probability of C intersection A. Yes. एक टर्म बेटे और यहां रह गई प्लस करके, P A
एंड बी एंड सी। ये फार्मूला P रिप्लेस बाई अगर N कर दूं तो आपने सेट थ्योरी में लर्न किया हुआ है, जिस पे बाद में इंसिस्ट नहीं किया गया क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव हो गया था ना, तो ऑब्जेक्टिव की वजह से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव में नहीं आते। तो 2 वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, 3 वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत कम आता है। तो इसकी वजह से आपने कई बार इसको रिवाइज ज्यादा नहीं किया, पर ये वहां था जरूर। ओके, नॉन एमी इवेंट्स के ये फार्मूले आपने देखे। अब एक और बात है, ये वर्ड आपका टैकल हुआ, नॉन एमी का और वर्ड टैकल हुआ। नॉन एमी इवेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन भी है कि नॉन एमी में एंड वर्ड कैसे टैकल करेंगे, और वर्ड टैकल हो गया। अब नॉन एमी में एंड वर्ड के लिए आपको ना ये इवेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड करनी पड़ती है। एक होती है इंडिपेंडेंट, दूसरी होती है डिपेंडेंट। देखिए, इवेंट्स मान लो नॉन एमी हैं और आपको और वर्ड टैकल करना है, यूनियन टैकल करनी है और वर्ड, फिर तो ये हो गया, इसमें क्लासीफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एंड वर्ड टैकल करना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी टैकल करना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी टैकल करना, तो इस नॉन एमी को फर्दर क्लासीफाई करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट में क्लासीफाई करना पड़ता है। जो इवेंट्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालते उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच हैपन इंडिपेंडेंटली। मतलब इसमें क्या होता है, अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट the occurrence of other। इसमें क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होती हैं जिनमें दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं और कि एक इवेंट दूसरे पर कोई फर्क नहीं डालती, उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा आपको। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि ये इवेंट्स एक दूसरे पर फर्क नहीं डालते, और डिपेंडेंट इवेंट में क्या है कि एक इवेंट दूसरे पर फर्क डाल देती है। अकरेंस ऑफ वन, डिपेंडेंट बता रहा हूं, अकरेंस ऑफ वन अफेक्ट्स द अदर, दूसरे पे फर्क डाल देता है। तो ऐसी इवेंट्स को डिपेंडेंट की कैटेगरी में रखा गया है। नॉन एमी इवेंट्स होते हैं दोनों ही। अब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मान लो क्वेश्चन में आपने पहचान लिया कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय पी ए इंटू पी बी। इसे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। नेम्स भी हमने जहां एप्लीकेबल थे वहां बताए। वो पहले वाला था, उसका नाम था इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरम, और ये है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। एक और लिखता हूं, ए एंड बी एंड सी, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या है, अकरेंस ऑफ वन अफेक्ट्स द अकरेंस ऑफ अदर। इसमें भी पी ए एंड बी निकलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का फार्मूला कुछ ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए इवेंट हैपन हो गई, इसकी हैपनिंग ने बी पे कोई फर्क डाल दिया, फर्क डाला होगा तभी तो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आ रहा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोइंग दैट
A हैज ऑलरेडी हैपेंड, इसे B अपॉन A कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू अफेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B with full knowledge that A event has happened। A एंड B एंड C की अगर बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अब A ने ना रिमेनिंग B और C पे फर्क डाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाई A, ये लिखते तो डिवीजन है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B with full knowledge that A has already happened into probability of C, और C पर तो A B दोनों ने फर्क डाल दिया, तो बोलेंगे probability of C knowing that A has happened and B also has happened, तो C अपॉन A B भी कह देते हैं और A इंटरसेक्शन B भी कह देते हैं, दोनों A B लिखो तो भी चल जाता है, A इंटरसेक्शन B लिखे तो भी सही है। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इधर वाली है। मेन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कहते हैं वो इसी को कहते हैं, और इसे हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। बेटे कोई डाउट आया हो पूछो। इनडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होते हैं, कैसे कैच करते हैं, वो सब आपके सामने आएंगी बातें धीरे धीरे, तब तक ये थ्योरी याद करो तब काम बने। सर हाँ जी बेटा। सर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A होगा तो हाँ। उसमें A अपॉन B हो जाएगा। हाँ, B इंटरसेक्शन A होगा अगर डिपेंडेंट साइड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, फिर B ने A पे कोई इफेक्ट डाला होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A नोइंग दैट B हैज ऑलरेडी हैपेंड। यूजुअली वो दोनों इक्वल होते हैं, पर ऐसा कोई हार्ड फास्ट रिजिड रूल नहीं है, कभी कभी फर्क भी आ सकता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ ना, तो अच्छी तरह बस कंफ्यूजन होगी नहीं, आपको टेंशन मत लेना। ओके, अब कुछ और भी टाइप्स ऑफ इवेंट्स की थोड़ी और नॉलेज दे करके फिर टाइप्स ऑफ इवेंट्स, क्योंकि ये नॉलेज जिसको नहीं होती वो हमेशा कमजोर बना रहता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर, इसलिए हमने पूरा लेक्चर ही फाउंडेशन आपको दी, फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यही जो मैं बोल रहा हूं फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही कोल्मो-गोरोव की बुक का नाम भी है, फाउंडेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बुक का नाम है, और वो बुक में तो बहुत कुछ लिखा पर मैंने थोड़ा सा उसमें से बताया। कोल्मो-गोरोव की ये फेमस बुक, बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं है, 1933 में, आपके लिए आपको लग रहा होगा काफी ओल्ड है, लेकिन वो तो बुक्स ना 500 ईयर्स ओल्ड होती हैं, कोई 1000 ईयर्स ओल्ड होती हैं, लेकिन ये 1933 बिल्कुल लेटेस्ट पब्लिश्ड बुक है। ये 1933 बहुत दूर की बात नहीं है, तो तब इन्होंने बुक पब्लिश की। उसके पहले प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर सेट थ्योरी नहीं थी, इन्होंने पहली बार सेट थ्योरी को, मॉडर्न अलजेब्रे को और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर ला दिया। ओके, तो मैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात कर रहा था, इसमें कुछ जैसे इम्पॉसिबल इवेंट भी होती है। इम्पॉसिबल, मैंने थोड़ा पी डबल गलती से कर दिया, मैं दोबारा लिख देता हूं। इम्पॉसिबल इवेंट, कोई इवेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होते, जैसे कि एक इवेंट में ए इवेंट लिखता हूं, ये इवेंट ए है, ए में एलिमेंट कौन आएगा, एक्स, सच दैट एक्स इज रियल एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। मान लो ये ए इवेंट है। सेट थ्योरी कोई भी सेट इवेंट को क्लासिफाई कर सकता है अगर प्रॉपरली सेट मेंशन किया गया है। तो देखना ये जो इवेंट है
ये इसमें अगर देखोगे ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होते हैं। इसलिए ये इवेंट कैसी है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ये इवेंट ए पॉसिबल ही नहीं है, और इसको एम्प्टी इवेंट कहते हैं, एम्प्टी सेट, जिसे एम्प्टी इवेंट बोलेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। कोई इम्पॉसिबल बात कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। कि मून विल कम टू अर्थ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मून कमिंग टू अर्थ इज 0। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अब यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफाइंड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। यही कोलमोगोरोव की डेफिनेशन है, ये वाली। इसे क्या करना, याद करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए in the event A divided by number of elements in the sample space। आपके इस केस में, प्रेजेंट केस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट क्या है, 0। सैंपल सेट बताया नहीं हमने, जरूरत नहीं है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 0। कोई भी सैंपल स्पेस हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल रिमेन 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो नंबर 2 की बात करूं तो श्योर इवेंट। कोई इवेंट ऐसे होते हैं जो 100% श्योर होते हैं, जो हैपन होंगे ही होंगे, ठीक है। जैसे कि एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस कर दिया और आपको बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, आपको कह दिया कि हेड आएगा या टेल आएगा। कॉइन टॉस कर दिया और आपको बोल दिया कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या हुआ, ये श्योर इवेंट है, 100% सही है इवेंट कि हेड आएगा। ये इवेंट, ये चीज, हेड आना श्योर इवेंट नहीं है, टेल आना श्योर इवेंट नहीं है, लेकिन हेड और टेल आना श्योर इवेंट है। तो इस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 1 होती है। क्यों, श्योर इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इक्वल हो जाता है। एक सेकंड रुकना, मैं इसका एस लिख देता हूं। इसका है एस क्या होगा, एच टी होगा। अब आपने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और टी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच और टी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। अब एच और टी में 2 एलिमेंट होंगे, आइदर एच और टी, वही सैंपल स्पेस इटसेल्फ है ये, एच यूनियन टी, सैंपल स्पेस इटसेल्फ में 2 एलिमेंट, सैंपल स्पेस में भी 2 एलिमेंट, आंसर इसका 1 आएगा। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। आप ऐसे समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस है ना, वो हमेशा क्या होता है, श्योर इवेंट होती है। यहां लिख देते हैं, सैंपल स्पेस इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। यहां पर इवेंट और सैंपल स्पेस दोनों हमेशा इक्वल हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट आंसर 1 आ जाता है। अब आपको हम थोड़े और नोटेशन, जैसे कि a माइनस बी का प्रोबेबिलिटी
बी माइनस ए का प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, ये थोड़े बहुत टर्म्स, ए कंप्लीमेंट है जो पॉसिबल है इनमें, वो आपको एक्सप्लेन करके देते। तो जैसे ये तो सैंपल स्पेस है, ये यूनिवर्सल सेट है ना, वो सैंपल स्पेस होता है। ये आपका सेट ए है, ये इधर वाला सेट बी है, बीच वाले को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, लेफ्ट साइड को ए माइनस बी कहते हैं। ए माइनस बी आपने जान तो लिया होगा, ये वाला पार्ट है ए माइनस बी, इधर वाला, और वो राइट साइड वाला ये पार्ट, इसे बी माइनस ए कहते हैं। ओके, तो इन्हीं पर बेस्ड फार्मूले बनते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो ए माइनस बी, आपको फार्मूला कभी जरूरत पड़ जाए बनाना है तो खुद भी बना सकते हैं। यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ होल सेट ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो तो जरूरत पड़ने पर पी ए माइनस बी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए की जरूरत पड़ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेट, वो फुल सेट राइट साइड वाला बी सेट, और माइनस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस बी एक्सप्लेन हो गया। बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। मैं यहां लिख देता हूं, बी तो हैपन होगा लेकिन ए हैपन नहीं होगा, बट नॉट ए, और इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के ऊपर सी या डैश डाल देते हैं। ये और ये एक ही बात है, बी बट नॉट ए, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट बोलते हैं इसको सेट थ्योरी के अंदर, बी माइनस ए इसी को कहते हैं। ये सब नोटेशन सेम है बेटे, तो वो तो नोटेशन की बात मैंने बताया, इसे बी बट नॉट ए कहते हैं। ओके, अब ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी आपने टैकल कर लिया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और एम ई इवेंट हो तो ये चीज ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। और पी ए इंटरसेक्शन बी भी आप टैकल कर चुके हो, पी ए इंटू पी बी होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, और डिपेंडेंट इवेंट के लिए यही थोड़ा अलग होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये पी ए इंटू पी बी बाय ए होता है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, जो कि आपको मैंने दूसरी जगह पर बताया था। और एक एग्जॉस्टिव इवेंट्स और होते हैं। देखिए मैं एक और टर्म आपके सामने देता हूं, एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे मान लो सैंपल स्पेस आपके पास ये है, 3 कॉइन्स वाला सैंपल स्पेस ले लेता हूं, 2 हेड 1 टेल मे बी हियर सराउंडेड बाई हेड्स, और 1 हेड 2 टेल्स, हेड सराउंडेड बाई टेल्स, ऑल 3 टेल्स। ठीक है, ओके। वन 3 4 3 7 1 8। अब सपोज करो ए आपकी इवेंट है, इस सैंपल स्पेस के ऊपर हम इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं। ए इवेंट है 3 हेड आना, एक इवेंट। बी इवेंट है 3 हेड या 2 हेड वाली इवेंट रख लो। सैंपल स्पेस के किसी भी सबसेट को इवेंट कहते हैं। अच्छा,
सैंपल स्पेस के किसी भी सबसेट को इवेंट कहते हैं। तो और भी इवेंट सी देखिए आ गई, ये इधर वाले रख देता हूं, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, ट्रिपल टी, और एक बिगिनिंग वाला भी रख सकते हैं, ट्रिपल एच। ये तो ये इवेंट्स जो ए बी सी आप देख रहे हो, ये सभी सैंपल स्पेस एस के सबसेट्स हैं। यहां हम लिख के दे रहे हैं एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। हर सबसेट को इवेंट कहेंगे ऑलवेज। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इनकी अगर यूनियन लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सारे 8 एलिमेंट आ जाएंगे। यूनियन लेना आता होगा आपको, दिस एज वेल एज दिस, एज वेल एज दिस, और जो रिपीट हो जाए उसको एक ही बार लिखना, तो क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा। चलो लिख देता हूं, ये देखो एच 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 लिख दिया मान लो, लेकिन अब ये चीज दोबारा नहीं लिखोगे, अब ये सारा राइटिंग करो, ये राइटिंग करो, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये राइटिंग हो गई। एच टी टी पहले ही आ चुका है, एच टी टी नहीं आया, लिखो अभी एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी, बस ट्रिपल एच आ चुका है, यू विल नॉट राइट अगेन। तो ये यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल आ गया, सैंपल स्पेस की इक्वल आ गया। सो ए बी सी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि ये तीनों मिलके सैंपल स्पेस को एडजस्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसलिए ए बी सी आर कॉल्ड, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर कॉल्ड व्हाट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव अलग चीज है और एग्जॉस्टिव अलग चीज है। इस तरह से जो ये टर्म्स मैंने यहां लिख रखे थे हेडिंग, मैंने मोस्टली सारे एक्सप्लेन किए, नॉट ए रह गया वो कर दूंगा। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। नहीं अंकित अंकित बेटे वो ऑफ करो, आप पहले ऑडियो ऑफ करें, 2 बार डिस्टरबेंस किया आपने एक क्लास में। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है बेटे। ओके, एग्जाम्पल 3 को देखें, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। एग्जाम्पल नंबर से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, पर ये एग्जाम्पल कहाँ का है, आपके नोट्स का है, और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिस्कस करते हैं, इसलिए वो 3rd नंबर है। रोलिंग ए डाई, डाई को थ्रो कर दिया, डाई को थ्रो कर दिया तो डाई का सैंपल स्पेस हुआ 1 2 3 4 5 6, ये उसका सैंपल स्पेस हुआ। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर, ए इवेंट है क्या, गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इवेंट फॉर्म में कुछ ऐसा होगा, देखो बेटे, प्राइम नंबर, इसी में से प्राइम नंबर गेटिंग बोल रहा है। तो प्राइम नंबर कौन सा है, 2 then 3 then 5, getting prime number 2 3 5. A is the event getting prime number, B is the event getting odd number, B is the event getting odd number. odd number आपके 1 3 5, ये odd number है। प्राइम नंबर में 2 भी आ जाएगा, odd number। अब आगे, राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स, आपसे कहता है कि ये सेट लिखिए, ए और बी का सेट क्या होगा। तो नंबर 1, ए और बी को ए यूनियन बी कहते हैं, प्रैक्टिस कराई उसने क्वेश्चन में।
कि यूनियन लिखना आपको आ पाया कि नहीं, और वर्ड लिखना आ पाया कि नहीं। वो ए और बी, ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 5, ये लीजिए। तो ए और बी आ गया रेडी। मैं आपको इसका प्रोबेबिलिटी भी बताता हूं, उन्होंने नहीं मांगी प्रोबेबिलिटी, लेकिन जहां पॉसिबल है वहां करके देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका चैप्टर तो प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। यही है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट is equal to number of elements in that event divided by number of elements in sample space। अच्छा, ये यूनियन बी का एक और भी आता है आपको, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वाला फार्मूला आता है, वो सही है, सही है, उसमें भी सेम आंसर आएगा, ये इस केस में भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। और एक ये भी है, दो मेथड है ए और बी का। देखो ये डायरेक्ट वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, क्योंकि इवेंट आपकी तैयार थी। ये देखिए आया 4 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस 6, आंसर आ गया 2/3। ये देखो पी ए यूनियन बी तैयार हुआ। अब पी ए यूनियन बी दूसरे मेथड से भी निकल सकता है, ऐसा नहीं दूसरे से नहीं निकल सकता। तो लेकिन अभी उसको ना साइलेंट रखते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलवा रहा है। अभी तो क्वेश्चन हमारा ये था कि सेट्स लिखिए, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा डिटेल में थोड़ा बाद में अभी कंफ्यूज और हो जाओगे, इसलिए सेकंड नंबर ए एंड बी कहता है लिखिए। ए एंड बी को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी यहां से लिखिए। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट आता है वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, और कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 3 एंड 5 दो है। और जो मेजर डेफिनेशन से इसकी हम प्रोबेबिलिटी भी बताते हैं, हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी निकलती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट? 2, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट? 6, आपके सामने वो सामने 1/3। ये कोल्मोगोरोव की जो डेफिनेशन है उसके बेस पर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आप लर्न कर रहे हैं। अभी इसमें थर्ड आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। क्वेश्चन देखना, ये है क्वेश्चन थर्ड, यू कैन सी ए बट नॉट बी। ठीक, ए बट नॉट बी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ए बट नॉट बी। और इसका मैंने फार्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ी देर पहले आपने ये फार्मूला लर्न किया था, और वी कैन यूज द फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहते हैं, देखो इधर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये निकली पड़ी है 1/3 का फायदा उठा लो। आगे चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए आपके सामने, यहां टॉप पे देखो, जाके यहां पर देखो 2 3 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है? 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस क्या है? 6 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, ये आ गया 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। इन्होंने वैसे तो ए माइनस बी मांगा था, मैंने निकाल दी पूरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैं ए माइनस बी भी बता देता हूं। ए माइनस बी यहां साइड में लिख देते हैं। ये देखिए ए माइनस बी, ए बट नॉट बी, ये वाला सेट है बेटे, ए माइनस बी। मैंने फार्मूले से प्रोबेबिलिटी निकाल डाली, और भी तरीके होते ही है। ए में से बी को माइनस करो तो माइनस में पता है क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट है वो माइनस हो जाता है। 3 5 को माइनस कर दो
और अनकॉमन एलिमेंट को इग्नोर ही कर देते हैं। तो ये तो अभी 2 आएगा, लेकिन और डिटेल आपको यहां बताता हूं, एक सेकेंड। A इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर आपने फाउंडेशन में कम कंसंट्रेट किया हुआ है, वो थोड़ी गलती रही। वो डिफरेंस ऑफ सेट्स ना कोर्स में निकाल दिया था इस ईयर के लिए उन्होंने 135। तो अब लर्न कर लो, कोई बात नहीं। A माइनस बी में एलिमेंट आएगा A का, याद करो। A माइनस बी में एलिमेंट किसका आएगा? A का। A का वो एलिमेंट आएगा जो B में एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसे एलिमेंट सिर्फ 2 है। A का वो एलिमेंट जो B में बिलोंग नहीं करता, ऐसा 2 एलिमेंट है जो B में बिलोंग नहीं करता। B माइनस ए भी लर्न कर लो। B माइनस ए जो एलिमेंट B में है पर A में नहीं है, ऐसा एलिमेंट सिर्फ 1 है। और इसके बेस पर अगर प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो देखना कितना आसानी से निकलता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। A माइनस बी में कितने एलिमेंट हैं? 1, और NS 6 है। वो ऊपर देखो कितनी है, वो फार्मूले से निकाला 1/6 निकला, और ये दूसरे तरीके से दूसरी अप्रोच से निकाला तो भी 1/6 निकला। मतलब ये सब प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट मेथड्स हैं, सबसे सेम आंसर आया करता है। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस ए, ये रही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस ए बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। B माइनस ए में कितना? 1 एलिमेंट। NS क्या है? 6, 1/6। अगेन B माइनस ए की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। और आज मेरे ख्याल से यहीं तक रखूंगा, अगला क्वेश्चन अगले दिन। आज इतनी फाउंडेशन अगर आपकी ग्रिप में आ गई तो 50% प्रोबेबिलिटी आप लर्न करोगे। 50% के लिए फिर से अगले दिन और फाउंडेशन दूंगा।